गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है अपना मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के कौन कौन से नियम मेंडल ने दिए और उसके आधार पर कौन कौन सी विशेषताएं बताई, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है, उससे पहले अपन को पता है, अपन पढ़ चुके हैं एक संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ चुके हैं। वहां पर बहुत सारी बातें करी थी। पहले प्रयोग बनने किए थे कि अगर किसी प्रजाति के एक गुण को ध्यान में रखते हुए अगर संकरण करवाया जा रहा है तो वो कहलाता है एक संकर संकरण। अगर दो जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जा रहा है तो वो कहलाता है द्विसंकर संकरण। वहां पर अपन ने बात करी थी एक संकर संकरण का जो आया था लक्षण प्ररूप जो आया था, लक्षण प्ररूप आया था एक संकर में, वो क्या आया था, वो आया था 3:1 और जीव प्ररूप क्या आया था 1:2:1। इस तरह से अपन ने बात करी थी। द्विसंकर संकरण की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो लक्षण प्ररूप आता है वो आता है 9:3:3:1। ये बात कर रहे हैं द्विसंकर संकरण की। और जो जीव प्ररूप आया था वो आया था 122, 412, 121। तो अपन ने देखा कि आपको यही पता है कि F1 पीढ़ी क्या होती है, F2 पीढ़ी क्या होती है। जो पैतृक पीढ़ी होती है उनके संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे कहते हैं F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में स्वयं परागण कराने पर जो पीढ़ी अगली मिलती है उसे बोलते हैं अपन F2 पीढ़ी। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे। आज पहला टॉपिक है यहाँ पे मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या है? तो मेंडल के द्वारा जो आनुवंशिकता के नियम दिए गए उसे ही आज भी आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान में काम लिया जाता है। और कई वैज्ञानिकों द्वारा उनको सही साबित किया गया है, उनके उनको सिद्ध किया गया है। उसे ही मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने जो आनुवंशिकता संबंधी नियम दिए मटर के पौधे पर प्रयोग करते हुए, उन्हें ही मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। ये मेंडलवाद का मतलब होता है। उसके बाद बात करें मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। ये यहाँ पर टॉपिक है आज का, मटर के पादप का चयन। मटर के पादप का चयन मेंडल के द्वारा क्यों किया गया? तो मेंडल की आनुवंशिकता के जो नियम है उनके ऊपर आधारित जो मुख्य जो नियम है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। उससे कुछ कारण है। कारण क्या है? पहला कारण, मटर का जो पौधा होता है वो एक वार्षिक पौधा होता है। वो होता है वार्षिक पौधा। पहला, वार्षिक पौधा मतलब ये है कि कुछ ही महीनों का इसका जीवन काल होता है, इसलिए एक तरह से इसे बोलते हैं वार्षिक पौधा। इसलिए एक ही वर्ष में मटर की कई पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हैं अपन, और इसलिए संकरण का प्रयोग करना आसान हो जाता है। मेंडल का जो प्रयोग था उसमें उसने मटर के पौधे का प्रयोग किया, और मटर के पौधे का प्रयोग किया उसने, तो मटर के पौधे का जो जीवन काल होता है वो वार्षिक होता है। इसलिए एक ही वर्ष में मटर के पौधे की कई पीढ़ियों का अध्ययन अपन कर सकते हैं, इसलिए उसने सर्वप्रथम मटर के पौधे का ही चयन किया। पहला विशेषता, पहला कारण। दूसरा, मटर का जो पौधा होता है, मटर का जो पौधा होता है उसमें जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होते हैं। मतलब नर व मादा दोनों प्रकार के जो भाग होते हैं वे पुष्प में पाए जाते हैं। नर व मादा दोनों प्रकार के पुष्पों में पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर स्व परागण और पर परागण कराना आसान होता है। इसलिए उसने मटर का पादप का चयन किया, क्योंकि दोनों प्रकार के जननांग जो होते हैं वो एक ही पुष्प पर या दो अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं, इसलिए उसने उसका चयन किया। नर व मादा पुष्प क्रम वहां पर उपस्थित होता है। मटर के पौधे की विशेषता है ये, इसलिए ऐसा उन्होंने काम में दिया। तीसरी बात करें तो मटर का जो पौधा होता है, भाई सीधी सी बात है, अपन को अलग अलग गुणों को, अलग अलग लक्षणों को एक पीढ़ी में लाना है, तो वही तो बात है। उन्हें बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। किसी पौधे के जो गुण पाए जाते हैं जो कि अपन चाहते हैं, जो कि वांछित गुण अपन चाहते हैं एक पीढ़ी में आए संकरण के द्वारा, उन्हें बोलते हैं विपर्यासी गुण, विपर्यासी लक्षण। जैसे बात करें अपन यहाँ पर मटर के पौधे में 7 जोड़ी, मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। 7 जोड़ी मतलब 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण, उनके भी दो दो। वापस से जैसे अपन ने बात करी थी लंबाई का एक गुण होता है पौधे में। तो लंबाई का जो गुण होता है उसमें पहला होता है, इस बार लंबाई की बात करें, देखिए पहला है ऊंचाई। ऊंचाई या लंबाई एक ही बात है।
ऊंचाई जो होती है पौधे की, उसमें दो गुण है। देखो लंबा, या तो पौधा कैसे होगा लंबा, या कैसे होगा बौना। तो ये 7 जोड़ी गुण यहाँ पर पाए जाते हैं मटर के पौधे में, इसलिए ही उसने मटर के पादप का चयन किया। अब वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आता है मेंडल के द्वारा उपयोग में लिए गए मटर के पौधे के विभिन्न विपर्यासी गुणों के बारे में बताइए। तो कौन कौन से विपर्यासी गुण पाए जाते हैं, कितने प्रकार के हैं वो, उनके बारे में देखिए। तो पहला जो है ऊंचाई की बात करें, मटर के पौधे की जो ऊंचाई है उसके दो गुण है, इन्हें बोलते हैं विपर्यासी लक्षण, क्योंकि ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में। अगर एक पौधा लंबा भी होगा तो एक बौना होगा। गुण तो एक ही है ऊंचाई, तो ऊंचाई के दो क्या है विपर्यासी लक्षण, वो कौन कौन से हैं? पहला है लंबा बनकर, दूसरा कौन सा है बौना। तो ऊंचाई ये आपको याद करने हैं, 7 जोड़ी गुण होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला मटर के पौधे की ऊंचाई वो कैसी हो सकती है, लंबा हो सकता है या बौना। ठीक। दूसरी बात करें पुष्प की स्थिति, पुष्प जो होता है मटर के पौधे पुष्प लगते हैं, तो पुष्प की स्थिति कैसी, एक तो है अच्छी है और एक होता है अग्रस्त। अक्षय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मटर का पौधा है, मटर के पौधे की डाली है, तो अगर मान लो आपको पता है एक पुष्प इधर लग रहा है मान लो, और एक पुष्प इसके साइड में इधर लग रहा है, दोनों तरफ लग रहे हैं, दोनों जगह पुष्प क्रम में जो एक ही जगह पर दोनों साइड में, उसे बोलते हैं अपन क्या, उसे बोलते हैं अक्षीय। मतलब दोनों पुष्प है एक ही जगह पर लेकिन दोनों अपोजिट साइड्स में, वो कहलाता है अक्षीय। अगर मान लो इसी तरह ये डाली है मटर के पौधे की, एक पुष्प यहाँ पर है, एक पुष्प लेकिन थोड़ा आगे अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में लेकिन थोड़ा सा आगे, दोनों एक जगह पे नहीं है। फिर आगे बात करें तो एक पुष्प यहाँ पर है, अगला पुष्प थोड़ा सा और आगे इधर है, तो इस तरह आगे से आगे इस तरह इसे बोलते हैं अग्रस्त, आगे बढ़ते हुए। इसलिए पुष्प की स्थिति अलग अलग पौधे में अलग अलग होती है, या तो वो अक्षीय होगी या क्या होगी, अग्रस्त। अगला बात करें फली की आकृति, फली कैसी होगी, तो फली जो होती है उसके भी दो गुण, पहला है फूली हुई, या दूसरी कौन से संकीर्ण। एक फली इस तरह से है, मान लो मटर की इस तरह फूली हुई दिख रही है आपको, ठीक है, ये तो फूली हुई। दूसरी बात करें तो एक फली इस तरह से संकीर्ण है, दोनों मान लो इस तरह से है फलियां, एक फूली हुई है, कैसी है, संकीर्णित इस तरह से। ये तीसरा गुण हो गया। चौथा है अपरिपक्व फली का रंग, ये ऊपर जो था वो था परिपक्व फली का रंग, मतलब पकी हुई फली जो होती है दाने पड़ जाते हैं, उसके बाद में परिपक्व फली का आकृति जो होती है, उन्हें पढ़ा भी कैसा, एक तो कैसा होगा फूली हुई, एक कैसा होगा संकीर्णित, फूली हुई और संकीर्णित। चौथा जो गुण है अपरिपक्व फली का रंग, कच्ची जो फली होती है उसका जो रंग होगा, या तो अब दो तरह का हो, भी सीधी सी बात है आपको, अपरिपक्व फली का रंग या तो हरा होता है या कैसा होता है, पीला। कई पौधों में ये हरा होता है, ये फली है आपकी, या तो उसका रंग कैसा है, हरा है, या कैसा है, पीला। तो इस तरह से ये अगला गुण है। और अगला एक और पांचवा है वो है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग आप देखोगे मटर के पौधे में, या तो वो बैंगनी होगा या वो क्या होगा, सफेद, या तो क्या होगा वो बैंगनी होगा या क्या होगा वो सफेद। तो ये दोनों इसके विपर्यासी लक्षण है। अगला है बीज का आकार, 6 नंबर है बीज का आकार। तो बीज के बारे में कल बात करी थी अपन ने, द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ा था अपन ने, तो वहां पर देखा था आपने, या तो बीज कैसा होगा, गोल होगा या कैसा होगा, झुर्रीदार। इस तरह का बीज है, ये मान लो गोल है, राउंड है, और इस तरह बात करें तो ये झुर्रीदार इस तरह का बीज है, इसका हुआ। तो ये भी एक विपर्यासी लक्षण है। और अगला एक और जो लास्ट है बीज का रंग। बीज का रंग कैसे होता है, कल बात करी थी इसके बारे में अपन ने। बीज का रंग या तो पीला होगा या क्या होगा, हरा। तो यहाँ पर अपन ने बात करी मेंडल के द्वारा उपयुक्त मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी गुणों के बारे में बताई गई। तो 7 जोड़ी गुण कौन कौन से हैं, वो है पहला पादप की ऊंचाई, ऊंचाई के दो गुण कौन कौन से, लंबा और बौना। उसके बाद में पुष्प की स्थिति अक्षीय या अग्रस्त। उसके बाद बात करें परिपक्व फली की आकृति, फूली हुई या संकीर्णित। अपरिपक्व फली का रंग हरा या पीला। पुष्प का रंग बैंगनी या सफेद। और ये भी था पुष्प की स्थिति अक्षीय या अग्रस्त। बीज का आकार गोल हो सकता है या झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला या हरा। तो यहाँ पर पढ़ रहे थे कि मटर के पादप का ही चयन क्यों किया गया मेंडल के द्वारा। तो वो इसलिए किया गया कि मटर के पादप में इस विभिन्न प्रकार के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए उसने मटर के पादप का चयन किया। एक और विशेषता यहाँ पर, जैसे मान लो मटर के पौधे का वार्षिक पौधा होता है, नव मादा पुष्पक्रम होते हैं इसमें। तीसरा हमने पढ़ लिया कि 7 जोड़ी विपर्यासी गुण इसमें पाए जाते हैं।
उसके बाद अगला एक और है, मटर के पौधे में विपुंसन विधि द्वारा, विपुंसन मतलब प्रयोगशाला में उसके जो परागकण होते हैं उनको लेकर के और दूसरे पौधे पे स्व परागण और परागण अपने पढ़ा है यहाँ पर, स्व परागण कराते हैं F1 पीटी में। तो स्व परागण और परागण कराना आसान होता है इसमें, उस विधि को बोलते हैं विपुंसन विधि। किसी पौधे पे से परागकणों को लिया और ब्रश की सहायता से और उसको दूसरे पौधे पे ट्रांसफर किया, तो ये कहलाता है विपुंसन विधि के द्वारा। तो ये काम करना मटर के पौधे में आसान है। तो ये एक और विशेषता है, तो वापस से सुन लीजिए। मटर का पौधा वार्षिक होता है, इसलिए एक ही वर्ष में कई सारी पीढ़ियां तैयार कर सकते हैं अपन मटर के पौधे की संकरण के द्वारा। दूसरा है नर व मादा पुष्पक्रम होते हैं, नर व मादा जन्ना उसमें उपस्थित होते हैं और पृथक पृथक दिखाई देते हैं, इसलिए परागण करना आसान है। अगला जो है वो है, पता है आपको, मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं और इन्हीं के कारण संकरण करवाना आसान होता है। बहुत सारे गुण हैं तो अलग अलग गुणों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और उसके बाद में मटर के पौधे में स्व परागण पर परागण कराना आसान होता है विपुंसन विधि के द्वारा, इसलिए उसने मटर के पादप का चयन किया। तो ये बात है मटर के पादप का चयन क्यों किया। उसके बाद में एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, मटर के पादप का चयन तो कर लिया, लेकिन भाई कोई गारंटी थोड़ी थी कि वो मेंडल इतना सक्सेस होगा, मेंडल इतना सफल होगा। तो यहाँ पर एक और टॉपिक है, मेंडल की सफलता के कारण मेंडल इतना सक्सेस कैसे हुआ मटर के पौधे का प्रयोग करके। मेंडल की सफलता के कारण क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं मेंडल की सफलता के कारण, शायद लाइव में कुछ मिस्टेक्स आ रही है, देखने चेक किया जा रहा है। लाइव में कुछ समस्या आती रहती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, चेक किया जा रहा है, बने रहिए लाइव। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ समस्या आती रहती है लाइव में, तो सॉल्व आउट किया जा रहा है। हाँ, आपके कई बार कमेंट आते हैं कि आवाज़ कम है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये सब समस्याएं होती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि इन सभी को ओवरकम किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ कमी रहती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन जो जैसा भी बन पा रहा है आप उसको बराबर लाइव बने रहिए। आपकी सारी समस्याएं वो अगली क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन टेक्निकल इश्यू और नेटवर्क में समस्या होती है कई बार। तो आगे देखते हैं। अभी मंडल की सफलता के कारण मंडल इतना सक्सेस क्यों हुआ, मटर के पौधे पर प्रयोग करके मंडल इतना सक्सेस क्यों हुआ वो देखते हैं अभी। तो पहली बात यह है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए उसमें एक बार में एक ही गुण का एक ही पादप का चयन किया।
एक ही पादप या एक ही गुण का चयन किया। भाई सीधी सी बात है, एक ही गुण का चयन किया एक बार में। लंबाई के बारे में बात करें तो लंबेपन के बारे में ऊंचाई के दोनों गुण लंबा और बौना, इन्हीं को स्टडी किया, इन्हीं का अध्ययन किया। कोई गुण तो यहाँ पे और भी है। इस तरह सबको अगर एक साथ वो स्टडी करता तो शायद इतना सक्सेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतने सारे गुणों के आंकड़े रखना, इनके बारे में ध्यान रख पाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए उसने एक बार में एक ही गुण का चयन किया। दूसरी बात, उचित पादप का चयन किया। उचित पादप का मतलब पादप में जो कौन कौन से गुण है हमको पता है पहले से, कौन से गुण मौजूद है, अपन कौन सा गुण उसमें लाना चाहते हैं, तो वो उचित पादप होता है। स्वस्थ वृद्धि उसकी होनी चाहिए, तो उस पादप का, उचित पादप का चयन किया, तो ये उसकी सफलता के कारण थे। तीसरा एक और कारण था, भाई सीधी सी बात है, आपको पता है, अपन ने भी पढ़ा था कल, एक संकर संगठन प्रयोग पढ़ा है, डी संकर संगठन प्रयोग पढ़ा है। वहां आपको अच्छी तरह पता है कौन कौन से गुण वाले पौधे थे, कैसे अपन संकरण करवाया, कौन सी F1 पीढ़ी थी, कौन सी F2 पीढ़ी थी, और वहां पर उसके फलस्वरूप कितने पौधे बने, उसमें भी कौन कौन से पौधे कितने बने। तो बताओ अपने पास में आंकड़े थे कि नहीं थे? सांख्यिकी विश्लेषण उसका रखा कि नहीं रखा अपन ने? सांख्यिकी इसका रिकॉर्ड रखा अपन ने। तो मेंडल ने उनका रिकॉर्ड रखा लिखित में कि कौन कौन से पौधे कितने प्राप्त हो रहे हैं संख्या में। तो इसलिए वहां पर बोला जाएगा कि प्रत्येक आंकड़े का उचित रिकॉर्ड रखा, मतलब उनको, उनके बारे में सारा जो कैलकुलेशन करके कि भाई कितने कितने पादप प्राप्त हुए, फिर F2 पीढ़ी में कितने होंगे, फिर वापस से अगर स्वयं करा रहे हैं अपन तो फिर कितने पादप प्राप्त होंगे। तो इन सब के बारे में उसने लिखित में लिख कर रखा रिकॉर्ड में, इसलिए अपन आज पढ़ रहे हैं, और इसलिए वो इतना सफल हुआ। तो वापस से बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। पहला जो कारण था वो था एक बार में एक ही गुण का चयन किया। दूसरा है उचित पादप का चयन किया गया। तीसरा है प्रत्येक आंकड़े का उचित रिकॉर्ड रखा गया, सांख्यिकी विश्लेषण रखा गया। इसलिए उनको जो स्टडी करने में या अध्ययन करने में सब आसानी रही, और इसीलिए यहाँ पर मटर के पादप प्रयोग करते हुए मेंडल इतना सफल हुआ। शायद लाइन में फिर से कोई मिस्टेक है। तो ये टॉपिक, आज का टॉपिक था अपना मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। उस समय मैंने बात कही थी। मेंडल बात क्या है, मेंडल ने जो मटर के पौधे में प्रयोग करते हुए कुछ आनुवंशिकता संबंधी नियम दिए, उन्हें ही मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, अपन ने सारे देखे मटर के पादप का चयन क्यों किया मेंडल ने, तो वो इसलिए किया, मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा होता है, एक ही वर्ष में कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। दूसरी बात, मटर के पौधे में कई जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए अलग अलग गुणों के कारण यहाँ पर अध्ययन करना आसान होता है। और अगला जो है था वो था कि मटर के पौधे में नर व मादा जननांग पृथक रूप से उपस्थित होते हैं, इसलिए वहाँ पर स्वयं परागण पर परागण करना आसान होता है। अगला एक और कि मटर के पौधे में कृत्रिम रूप से विपुंसन विधि द्वारा स्वयं परागण में पर परागण कराया जा सकता है, इसीलिए उसने मटर के पौधे का चयन किया। और वो जो 7 जोड़ी विपर्यासी गुण है वो आपके सामने है, यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। उसके बारे में बात करी, मेंडल की सफलता के कारण क्या है, मेंडल की सफलता के कारण क्या क्या है, मेंडल इतना सफल क्यों हुआ मटर के पौधों का प्रयोग करके, क्या उसकी विशेषता थी, तो वो कारण है, उसका आंसर है एक बार में एक ही पादप का एक ही गुण का चयन किया उसने। ज्यादा फालतू भीड़ नहीं करी उसने, क्योंकि ज्यादा के बारे में अध्ययन करते तो कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें, भाई कौन सा गुण आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से पौधे बन रहे हैं। उचित पादप का चयन किया, उचित पादप का चयन किया गया। तीसरा, प्रत्येक आंकड़े का उचित रिकॉर्ड रखा, उचित सांख्यिकी विश्लेषण लिखित के रूप में उसका आंकड़े को रिकॉर्ड दर्ज किया गया कि भाई कितने कितने पौधे मिल रहे हैं। जैसा अपन ने कल पढ़ा था, एक संकर संकरण में देखा था कि भाई 4 पौधे मिले अपन को,
3 पौधे लंबे, 1 पौधा बौना था कि नहीं था? वो था उसका लक्षण पूर्व। वापस बात करें तो जीन पूर्व था 1:2:1, मतलब एक पौधा शुद्ध लंबा था, 2 पौधे अशुद्ध लंबे थे और 1 पौधा शुद्ध बौना था। उस तरह और बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। बात करते हैं, अपन ने बात की थी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो वहां पर बात की थी अपन ने कि 16 पौधे मिले, 16 पौधे में 9 3 3 1 ये आया था इसका लक्षण पूर्व, और जीन पूर्व आया था 122 412 121। वहां कल अपन ने बात करी थी एक एक पौधे के बारे में, नाम उसका, कितने प्रकार के पौधे हैं, कौन कौन से पौधे हैं, उनका जीन पूर्व क्या है। तो ये सब कैसे संभव हुआ? वही लिखित रिकॉर्ड के द्वारा, इसीलिए मेंडल का सफल हुआ। तो ये थे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में। अब इसके बाद में भी मेंडल के आनुवंशिकता के कुछ नियम है। वो जो नियम है वो इन्हीं गुणों के आधार पर, इन्हीं का अध्ययन करते हुए उसने दिए। अब वो कौन कौन से नियम है? 3। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम। या इसको ऐसे भी बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तीन नियम इन्हीं प्रयोग का आधार पर उसने अध्ययन करते हुए दिए। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये तीनों नियम क्या है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना काफी है। मंडल की आनुवंशिकता के नियम इंपॉर्टेंटली 3 होते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी आज तक हमने पढ़ा है, मंडलवाद क्या है, या मटर के पादप का ही चयन क्यों किया मेंडल ने, 7 जोड़ी जो विवरासी गुण है वो कौन कौन से हैं मटर के द्वारा जो काम में, मटर के पौधे में जो मेंडल के द्वारा उपयोग में लिए गए। उसके बाद में मेंडल के सफलता के कारण क्या क्या थे उसके बारे में बात करी अपन ने। उसके बाद बात करी मेंडल का आनुवंशिकता के नियम, मेंडल से लॉ ऑफ जेनेटिक्स, तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इन सभी को वापस से रिवाइज करिए आप, जो भी चेकर बोर्ड वगैरह है द्विसंकरण प्रयोग में वो पढ़िए। इंपोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो है एक संकर संकरण पर आधारित है, जबकि युग्मकों की शुद्धता या स्वतंत्र अपव्यवन का नियम जो है वो द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। क्यों? क्योंकि द्विसंकरण संकरण में ही पौधे ज्यादा प्राप्त होते हैं अपन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास मैथ्स की है, लाइव बने रहिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती है, आप बराबर हमें बताते रहिए, हम भी कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व आउट किया जाए, कोशिश करते हैं हमेशा। तो फिर भी कोई कमी रहती है तो उसके बारे में भी ध्यान से देखा जाएगा वापस से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लाइव बने रहिए। क्लास बीच में जब इंटरवल होता है तो आप पिछली क्लास को रिवाइज कर सकते हैं वापस से, आप लाइव से नहीं हटें। और क्योंकि आपको पता है 10 बजे से और 1 बजे के बीच में आपको कभी भी लाइव मिल सकता है किसी भी क्लास का। इसलिए 10 से 1 के बीच में, हाँ कभी कभी इंग्लिश की क्लास, संस्कृत क्लास भी हो सकती है जैसा कल हुई थी। इसलिए अब आप 10 से 1 के बीच में लाइव बने रहें, और क्लास जैसे कुछ इंटरवल में होती है तो आप इंटरवल में वापस से क्लास को रिवाइज करने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लाइव से जुड़े रहें। और हाँ, अपने क्लासमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देवें जिन्हें कुछ लोगों को पता नहीं है, और लाइव क्लासेस जुड़ें। तो बराबर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जैसा भी बन पा रहा है अपन कर रहे हैं, बस कोशिश करते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे करें, अपने लाइव चैनल पर करें, फेसबुक पेज पर करें। बाकी आप सब पढ़ाई को कंटिन्यू रखें बस। थैंक यू।